नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, एक सबसे पहले मैं आपको सूचना दे दूं कि जो हम लोगों ने 4 से 5 तारीख का जो करंट अफेयर्स कराया था उसमें एक मिस्टेक हो गई थी, तो उसको आप लोग तुरंत सुधार कर लीजिए। उसमें मिस्टेक ये हो गया था कि जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस होता है वो 3 अप्रैल लिख गया था। ठीक है, तो उस 3 अप्रैल की जगह पर आप लोग प्लीज जो है आप लोग उसको क्या करिए, 3 मई कर लीजिएगा। 3 मई, ठीक है, 3 मई, यानी कि जो आपका विश्व, ठीक है, विश्व प्रेस, ठीक है, जो स्वतंत्रता दिवस होता है, ठीक है, वो दरअसल क्या होता है आपका 3 मई को होता है, 3 अप्रैल को नहीं होता है। तो इसको आप लोग क्वेश्चन में भी लास्ट में क्वेश्चन था वो, तो उसको सही कर लीजिएगा, और जो रिवीजन मैंने कराया था, ठीक है, उसको भी कर लीजिएगा सही। ठीक है, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 अप्रैल नहीं बल्कि 3 मई होता है। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी और मैंने ध्यान भी नहीं दिया, मैंने पढ़ा भी दिया था, तो प्लीज इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आज सीधे तौर पर हम लोग आते हैं आज के टॉपिक पर और बिना देरी के सीधे सेशन को स्टार्ट करेंगे। नंबर 1, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष के साथ एक विशेष विमान से वियतनाम के ची मिन शहर पहुंचे हैं और यह यात्रा 6 से 8 मई तक वियतनाम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र दिवस बैसाख समारोह के अवसर पर हुई थी। और मैंने आपसे कहा था कि इसको पढ़ लीजिएगा। हाल ही में एंथनी अल्बनीज को ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री चुना गया है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने 3 मई को मुंबई में आयोजित 8वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन के दौरान 10वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार जो है हाल ही में प्रदान किए हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने कहा है कि हालांकि कोई नहीं चाहता है कि दक्षिण एशिया में व्यापक संघर्ष हो, लेकिन भारत को पहलगाम आतंकी हमले के बाद आत्मरक्षा में पाकिस्तान पर कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। ये भी हाल ही में चर्चाओं में रहे हैं और ये इस पर मेंस में खूब प्रश्न बनते हैं, ध्यान दीजिएगा, मैंने कल आपको समझाया था। नेक्स्ट, भारत वाशिंगटन स्थित विश्व बैंक मुख्यालय में 5 से 8 मई तक होने वाले विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 में वैश्विक भूमि वार्ता का नेतृत्व किया है भारत ने। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से बिहार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। संस्करण याद रखिएगा, और खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का 7वां संस्करण बिहार में 4 से लेकर के 15 मई 2025 तक आयोजित हो रहा है, जो कि पहली बार बिहार में आयोजित किया जा रहा है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे, वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण मई माह की 7 तारीख तक इटली के मिलान में एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी के गवर्नर बोर्ड की 58वीं वार्षिक बैठक में भागीदारी की। और कल मैंने आपको एडीबी यानी कि एशियाई विकास बैंक के बारे में डिटेल्स में बताया था और कहा था कि ये टॉपिक जो है आपके एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है इसको। नेक्स्ट, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा विकसित भारत के जीनोम संवर्धित चावल की पहली 2 किस्में जारी की हैं। तो यह भी आपको याद रखना है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी आपके लिए। ठीक है, कल मैंने आपको जीएम क्रॉप्स के बारे में आपको डिटेल्स में मैंने आपको बताया था। ठीक है, जीएम क्रॉप्स क्या होती हैं, तो जीएम क्रॉप्स के ऊपर अगर आपने नोट्स बना लिया होगा तो दैट्स वेरी गुड। अब आप बताइए विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? सभी लोगों ने इसका सही उत्तर दिया था, आप सभी लोगों को वेल डन। ठीक, चलिए अब आते हैं आज के पहले टॉपिक पर। स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला सफल परीक्षण भी हाल ही में किया गया है। डीआरडीओ ने मध्य प्रदेश के श्योपुर परीक्षण स्थल से स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला सफल परीक्षण भी हाल ही में कर लिया है। तो ये किसने किया? डीआरडीओ ने किया। अच्छा, डीआरडीओ के बारे में प्रश्न भी पूछता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, एयरशिप को लगभग 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक इंस्ट्रूमेंटल पेलोड के साथ छोड़ा गया। इसे उत्तर प्रदेश के आगरा में हवाई वितरण अनुसंधान और विकास प्राधिकरण ने तैयार किया है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके अलावा हाल ही में किसने मध्य प्रदेश के श्योपुर परीक्षण स्थल से स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला सफल परीक्षण किया? तो डीआरडीओ ने किया है। ठीक है, याद रखिएगा। अब बताओ डीआरडीओ की स्थापना कब होती है? मुझे जरा जल्दी से बताओ डीआरडीओ की स्थापना और वर्तमान में डीआरडीओ के जो अध्यक्ष हैं वो कौन हैं? फट से मुझे उत्तर इसका बताओ, या अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते हैं तो अपनी कॉपी में नोट्स बना लीजिए कि भाई ये सब मिसलेनियस में आता है। मैंने कई बार कहा कि विविध का जो सेक्शन होता है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे। अंगोला के, तो ये हो गया ना डीआरडीओ। अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंकाल्वेस लोरेंसो, ये भी चर्चाओं में है। क्यों चर्चाओं में? क्योंकि अभी हाल ही में क्या हुआ, जेपी नड्डा जी ने, ठीक है, नई दिल्ली में अंगोला के राष्ट्रपति जो है जो ये आपके है ना जोआओ मैनुअल, ठीक है,
गोंकाल्वेस लोरेंसो से मुलाकात की है। तो ये चर्चाओं में है, इनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। इस मुलाकात में क्या हुआ, श्री नड्डा ने अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष, ठीक है, यानी कि ईयू का अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने पर राष्ट्रपति लोरेंसो को बधाई दी है। तो अब बताओ कौन है, तो ये जो अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष का नाम क्या है, ये जो है राष्ट्रपति लोरेंसो हैं, ठीक है, इन्हीं को बधाई दी गई अभी। ये अभी हाल ही में अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। बीते दशक में भारत और अंगोला के द्विपक्षीय संबंधों में हुई निरंतर प्रगति का उल्लेख किया और विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया गया, किस प्रकार से हम लोग अंगोला के साथ में अच्छा जो है चीजें आगे कर सकते हैं, ठीक है। अंगोला ये सामने आपके, और इसके बारे में आप लोग यहां पर देख सकते हैं। बाकी एक दो पॉइंट और देख लीजिए कि राष्ट्रपति लोरेंसो 2 मई को 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर जो है भारत आए हुए थे, आप जानते होंगे। और अगर हम अंगोला के बारे में कुछ बात करते हैं तो अंगोला क्या है, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित एक देश है। हो सकता है आपसे यही पूछ रहे कि बताओ इसका अवस्थिति कहां पर, तो आप कहेंगे दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। सीमाएं उत्तर में कांगो, देखो उत्तर में कहां से मिलेंगी, उत्तर में आपको देखो कांगो से मिलेंगी। अगर आप मैप में देखेंगे तो आपको ये कांगो दिखाई देगा, ठीक है। पूर्व में जाम्बिया, पूर्व में देखेंगे तो आप जाम्बिया दिखाई देगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। दक्षिण में नामीबिया, दक्षिण में देखिए नामीबिया आपके है, ठीक है। और पश्चिम में अटलांटिक महासागर से मिलती है। तो पश्चिम में अगर आप जाएंगे तो यहां देखेंगे ये है आपका क्या, अटलांटिक ओशियन। इसको मैं आपको मैप थोड़ा सा दिखा दे रहा हूं जूम करके, ठीक है। मैप प्लीज आप लोग जरूर दिखा करिए, मैंने कई बार आपसे कहा कि मैप जानना आपके लिए क्या है, बहुत आवश्यक है भाई साहब। ये देखो आपका, ठीक है, तो देखो ये हो गया ना आपका अंगोला। तो उत्तर में देखिए आपका कांगो हो गया, इधर आपका पूरब में जाम्बिया हो गया, और दक्षिण में इधर नामीबिया हो गया, और पश्चिम में आपका देखिए इधर देखेंगे तो क्या है ये देखो आप, ये पूरा का पूरा क्या है, अटलांटिक ओशियन है। देखो ये पूरा लगा हुआ है ना अंगोलिया से, देखो ये पूरा का पूरा पोर्शन देखो यहाँ पर लगा हुआ है, पूरा का पूरा अटलांटिक ओशियन आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। ये जो है चीजें आपको जाननी थी, समझनी थी, ठीक है। ये आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। मैप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चलिए, अच्छा अंगोला की राजधानी क्या है भाई, अंगोला की राजधानी लुआंडा है, जो देश का सबसे बड़ा शहर और आर्थिक केंद्र भी। तो कई बार क्या होता है, जो भी देश चर्चाओं में रहते हैं उसकी राजधानियां पूछ लेते हैं, तो आपको इसको याद रखना है, ठीक है। मुद्रा क्या है, अंगोलन क्वाजा है, ये भी आपको याद रखना है। ये भी सब मिसलेनियस के सेक्शन में आता है, विविध के सेक्शन में आता है, जो कि आप लोग छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ना आपको बिल्कुल भी याद रखना है। चूंकि इस बार ये एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ईयू के अध्यक्ष बनाए गए हैं ये, तो इसलिए इस बार अंगोला से प्रश्न बनना आपके लिए स्वाभाविक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। दोनों पॉइंट आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए अब बताइए, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। नंबर 1, अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंकाल्वेस लोरेंसा है, ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। इसकी सीमाएं किसकी, अंगोला की सीमाएं उत्तर में कांगो, पूर्व में जाम्बिया, दक्षिण में जो है किससे, नामीबिया, और पश्चिम में अटलांटिक महासागर से मिलती हैं, बिल्कुल सही बात है, मिलती हैं। अभी तो हमने देखा, तो यानी कि सी इज द राइट आंसर भाई। 1 और 2 दोनों कथन सही हो जाएंगे आपके, बस हो गया। चलिए, आध्यात्मिक गुरु बाबा शिवानंद आप जानते होंगे, बहुत ही अच्छे महान संत थे, योग गुरु थे अपने आप में, और इन्होंने बहुत व्यापक स्तर पर योग के लिए काम किया। योग के प्रख्यात साधक और आध्यात्मिक गुरु बाबा शिवानंद का जो है 128 वर्ष की आयु में वाराणसी में निधन हो गया। सोचो 128 साल, सोचो कितनी बड़ी बात है। योग का ये महत्ता है, ये योग के सबसे बड़े महान संतों में माना जाते हैं, पद्मश्री भी इनको दिया गया था। सोचो 128 साल जी गए आप। हम लोग तो आज की एवरेज जो लाइफ जा रही है वो कितनी जा रही है, वो मात्र जा रही है, जो क्या कहते हैं कितना, मात्र ओनली जो है 60, 70, 75 एवरेज जा रही है। सोचो कितना ज्यादा जो है ये जी गए अपने आप में। इसलिए पुराने लोग जंक फूड नहीं खाते थे भाई साहब, गोलगप्पे नहीं खाते थे, गप ठीक है कि एकदम खाते चले जाओ, उसमें पता नहीं क्या क्या मिला रहा है। हालांकि पसंद मुझे भी है, लेकिन रेयरली खाता हूं। आप लोग भी रेयरली ही खाया करें या ना खाएं, ठीक है। और ये पिज्जा, बर्गर, ये दुनियादारी, सब ये सारे जितने भी आप जंक फूड देखते हैं, जितने भी आप फास्ट फूड देखते हैं, ये सब कैंसर कॉजेज होते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, हार्ट अटैक और कैंसर का जो सबसे बड़ा जो रीजन है वो जंक फूड है। अगर आप मुझे कुछ मानते हैं तो मेरी बात का विश्वास कर लीजिएगा। घर का खाना खाइए, सत्तू पीजिए, इस टाइम सत्तू का समय है, जौ का सत्तू मार्केट में मिलता है, लेके आइए। ड्रिंक जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसको हटा दीजिए, सत्तू को लीजिए, सत्तू को पानी में घोलिए, ठंडे पानी में घोलिए, उसमें हल्का बारीक बारीक सा प्याज, बारीक सा खीरा, उसमें नींबू या आम की चटनी डालिए, मिक्स कीजिए, एक हरी धनिया पत्ती डालिए, हल्की थोड़ी सी मिर्च डालिए, और एकदम से उसका घोल बना करके, लिक्विड बना करके बढ़िया से आराम से कांच के गिलास में डालिए और पीजिए। और फिर देखिए कितना आनंद और कितना बेहतर आपको स्वाद उसका लगता है। लेकिन दिक्कत क्या, कोल्ड ड्रिंक पीजिएगा, फिर पिज्जा खाइएगा, फिर कैंसर हो जाएगा, क्या कीजिएगा फिर, बहुत समस्या। मैं फिर से कह रहा हूं,
इसमें जो भी एलिमेंट्स आपके पिज्जा से लेकर के मोमोज में होते हैं वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, इट्स वेरी 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 हार्मफुल। मेडिकल का स्टूडेंट रहा हूं इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, नॉलेज भी इस फील्ड में है और ऑलरेडी फैमिली भी मेरे मेडिकल डिपार्टमेंट में है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इस चीजें बात माना करो, एवी मैं नहीं कह रहा हूं। इसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं जो ना सिर्फ आपको कैंसर कॉजेस करते हैं बल्कि स्किन डिजीज से लेकर के अलग अलग टाइप के डिजीज कॉज करते हैं। सो प्लीज अवॉइड दिस टाइप ऑफ फूड मटेरियल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट। तो अब उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो गई, तो इसके बाद फिर उन्हें जो है भर्ती कराया गया था, फिर उनका देहांत हो गया। तो बाबा शिवानंद ने 2022 में योग और समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया था इनको। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद देखिएगा। और वे अपने लंबे जीवन, सादगी, अनुशासित दिनचर्या और योग साधना के लिए जाने जाते थे। भाई बहुत बहुत अच्छे व्यक्ति थे। और बाबा शिवानंद का जो जन्म हुआ वो हुआ 8 अगस्त 1896। सोचो 1896 में इनका जन्म होता है। सोचो देश की आजादी वगैरह वगैरह सब उन्होंने देख लिया होगा, कितनी बड़ी बात है अपने आप में। सोचो कितनी बड़ी बात है। ठीक है, मतलब वो देश की आजादी के सामने रहे होंगे। 1902, 3, 4, 5 सन 47 में देश आजाद हुआ। फिर इतना सोचो कितना बड़ा उनको एक्सपीरियंस रहा होगा। 128 ईयर के थे। ठीक है, और वर्तमान में बांग्लादेश के सिलहट जिले में हुआ था। मात्र 6 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने माता पिता को भूखमरी के कारण खो दिया था। इसके बाद उन्हें ओंकारानंद नामक संत ने संरक्षण दिया और उन्हें योग और तप के मार्ग पर आगे बढ़ाया। बाबा शिवानंद का जीवन योग, ध्यान और संयम की मिसाल था। उन्होंने समाज को योग के माध्यम से स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति का संदेश दिया। योग को क्या कहते हैं? योगा चित्त निरोधा। योग से हमारे चित्तवृत्ति का जो है क्या होता है, एक तरीके से जो भी गलत चीजें होती हैं वो हटती हैं और नई चीजें, नए चीजें जो है हमारे भीतर आती हैं। यानी कि प्रकाश का उद्भव होता है, अंधकार का जो है क्या होता है, उन्मूलन होता है। ठीक है, योग, ध्यान दीजिएगा, योग में 2 चीजें होती हैं। आप लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे योग है, थोड़ा सा इस टॉपिक को समझ लीजिए, आपके एग्जाम के जरूरी भी है और आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी जरूरी है योग। ठीक है, योग। ठीक है, तो योग में 2 चीजें होती हैं। एक आपका नॉर्मल जो फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं, वो फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं आपका योग, जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है प्राणायाम। क्या? प्राणायाम। प्राणायाम इसमें क्या आता है? इसमें आता है यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। पता है नहीं पता है? पूछ लेता भाई साहब कभी कभी एग्जाम में भी। ध्यान रखना, ये 7 जो है इसके क्या है, नियम है। क्या? यम, ठीक है, नियम, ठीक है, यम, नियम, ठीक, यम, नियम, प्राणाहार, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, ध्यान और समाधि। ठीक, तो इसमें अलग अलग चीजें बताइए। यम में क्या होता है, नियम में क्या होता है, साधना में क्या होता है, प्राणाहार प्रत्याहार में क्या होता है, धारणा में क्या होती है, अलग अलग चीजें हैं इसमें, बातें लिखी गई हैं अपने जीवन को लेकर के। और इसी प्राणायाम के अंतर्गत आता है आपका क्या? योग। मतलब योग के अंदर जो प्राणायाम आपका आता है मेन, वो जैसे कि आपका कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, उज्जाई, उद्गीत, भ्रामरी, है ना, ये सब आता है। इसमें क्या आता है? इसमें आपके व्यायाम आते हैं, अभ्यास, व्यायाम, अभ्यास आते हैं। इसमें योग का मतलब क्या? इसमें व्यायाम जो फिजिकल बॉडी को आपको अच्छा रखता है, आपकी बॉडी को फिट रखता है ना। जैसे इसमें सूर्य नमस्कार हो गया, योगिक जॉगिंग हो गया अपने आप में प्रॉपर तरीके से। ठीक है, बटरफ्लाई हो गया आपका। ठीक है, अलग अलग प्रकार के आसन होते हैं। ये सारे आसन जो होते हैं ये हमारी बॉडी, फिजिकल बॉडी को, हमारी आउटर बॉडी को फिट रखते हैं। जबकि प्राणायाम के अंतर्गत हमारे इंटरनल बॉडी, हमारे इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं, किडनी, लंग्स, जो है आपका इंटेस्टाइन, ठीक है, पैनक्रियाज, ये सब जो है हमारा इससे सही होता है इंटरनल। इसमें एयर का खास काम होता है, स्पेशली एयर, इसका भी काम होता है, लेकिन इसमें मेहनत ज्यादा, आपको फिजिकली ज्यादा करना पड़ता है। तो योग सिर्फ इतना ही नहीं करना है, आपको प्राणायाम भी जरूर करना है सुबह उठ करके। तो आप जो कहते हैं ना सब भूल जाते हैं एग्जाम में, ये है वो, इसको फॉलो कीजिए, कभी नहीं भूलेंगे कुछ। ठीक, चलिए आगे। हाल ही में बाबा शिवानंद का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से नवाजा गया था? अभी हमने जस्ट आपको बताया, तो 2022 से, याद रखिएगा। ठीक है, 22। आगे, हाल ही में बाबा शिवानंद का निधन हो गया। अच्छा, ये तो हो गया। लॉरेंस वोग दोबारा सिंगापुर के प्रधानमंत्री बन गए भाई साहब, याद रखिएगा, चर्चाओं में है ये भी। ठीक है, और आप एग्जाम के जरूरी भी हैं। तो सिंगापुर में हुए आम चुनाव में सत्तारूढ़ पीपल्स एक्शन पार्टी, इसको PAP बोलते हैं, ने एक बार फिर से बड़ी जीत हासिल कर दी और प्रधानमंत्री लॉरेंस वोग की पार्टी 97 में से 87 सीटें जीतती हैं। बताओ, बड़ी बात है अपने आप में। ठीक है, यह लगातार 14वां मौका है जब जो है PAP को चुनाव में बहुमत मिला है और लॉरेंस वोग दोबारा सिंगापुर के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम के लिए। सिंगापुर की आजादी के बाद से, यानी कि 1965 से ही PAP जो है सत्ता में है और वहां अभी तक उसको कोई हरा नहीं पाया है। बड़ी बात है अपने आप में। अब बताओ निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो नंबर 1, सिंगापुर में हुए आम चुनाव में सत्तारूढ़ पीपल्स एक्शन पार्टी PAP ने एक बार फिर से बड़ी जीत हासिल की है। बिल्कुल सही बात है। और सिंगापुर में हुए आम चुनाव में सत्तारूढ़ पीपल्स एक्शन पार्टी
पीएपी ने एक बार फिर बड़ी जीत हासिल की, ऐसा 2 बार हो गया। इसको हटा दीजिए इस पॉइंट को, और इस पॉइंट की जगह पर आप कर दीजिए एक पॉइंट ये वाला, कौन सा, ये देखो ये वाला कर दीजिए, पॉइंट नंबर 5 कर दीजिए। इसको यहां से उठाइए, पिक करिए और ये कर दीजिए आप नंबर 5 में कर दीजिए, यहां पर कर दीजिए, ठीक है, नंबर 5 में कर दीजिए ये वाला पॉइंट यहां पर। तो दोनों पॉइंट सही हो जाएंगे, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक, ऐसा कर लीजिए, ये 2 बार हो गया है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए। नई दिल्ली में भारत जापान रक्षा मंत्री स्तरीय बैठक, ठीक है, अभी संपन्न हुई है। ठीक है, तो इसको आप लोग जो है थोड़ा सा देख लीजिएगा, नई दिल्ली में भारत जापान मंत्री स्तरीय बैठक। ठीक है, चलो इसको हटा दो। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नई दिल्ली में भारत जापान रक्षा मंत्री स्तरीय बैठक में पार्टिसिपेट किया उन्होंने, और नाकातानी ज़ेन ने पहलगाम हमले के मद्देनजर भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की और भारत को पूर्ण समर्थन देने की पेशकश की है। आप जानते होंगे इस समय पहलगाम मामले पर जो है अलग अलग वैश्विक नेताओं ने भारत का पक्ष रखा और कहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं। ये बहुत अच्छी बात है और बहुत बेहतर बात, और यही डिप्लोमेसी अच्छी है। ठीक है, कि आपके साथ पूरा वैश्विक पटल है। अभी तक किसी भी कंट्री ने यह नहीं कहा कि यह गलत होगा अगर आप युद्ध करेंगे, सबने सपोर्ट किया है, कोई भी हो, चाहे अमेरिका के वो पूर्व राष्ट्रीय सलाहकार हो, या अमेरिका के प्रेसिडेंट हो, या रूस के हो, जापान के हो, किसी भी राष्ट्र के, किसी ने यह नहीं कहा कि आप गलत करने वाले हैं। सबने टेरर के अगेंस्ट जो है भारत का पक्ष लिया है, और यह बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। आप शायद इसे समझ नहीं सकते, जब आप कल को एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे तब आप इस बात को समझ पाएंगे, नहीं तो आप खाली सरकार की बुराई या सरकार पक्ष विपक्ष में बात करेंगे। जब आप देश के पटल पर सोचेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पॉइंट ऑफ से सोचेंगे, तो आपको लगेगा ये बड़ी भारत की बड़ी वैश्विक जीत है, और इसका अंदाजा आप अभी नहीं लगा सकते। जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे तब आपको इस बात का एहसास होगा कि किस तरीके से ये चीजें आपके पक्ष में हो रही है। बहुत अच्छी बात है अपने आप में। देखिए आगे करते हैं। हालांकि कुछ लोग जो है अलग अलग चैनल्स के माध्यम से इस पर जो है अलग अलग बातें कर रहे हैं, और इसी के परिप्रेक्ष्य में सरकार ने जो है अभी आप जानते होंगे सिंधु नदी जल समझौता उसको रद्द किया था, उसके पक्ष में कई सारे पॉइंट अभी किए हैं और भी कई सारी चीजें की हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि देश वालों की कि कुछ लोग हर चीज में नेगेटिविटी को ढूंढते हैं, गलत बात होती है। और खासकर अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके मन में कोई भी ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स कंट्री के प्रति नहीं होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा इस बात का, बिल्कुल भी थॉट्स नेगेटिव नहीं रखना है आपको, मैं बार बार कहता हूं, क्योंकि अभी आप रखेंगे फिर मेंस का एग्जाम देंगे तो वही चीज आपके मेंस की कॉपी में दिखेगा और आप फेल हो जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना, इस बातों को बिल्कुल इग्नोर कीजिएगा। चलिए, भारत और जापान के बीच दीर्घकालिक मित्रता है। 2014 में इस सहयोग को विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी में शामिल करने के बाद दोनों देशों की इस मित्रता ने नई प्रगति प्राप्त की। आप जानते हो कि जापान बहुत छोटा सा देश है, लेकिन जो है टेक्नोलॉजी के मार्गे में जो है मामले में सबसे आगे है, और अपने आप में जो है बहुत तेजी के साथ जो है आगे चल रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। रक्षा और सुरक्षा दोनों देशों के बीच संबंधों के महत्वपूर्ण स्तंभ है। रणनीतिक मामलों पर बढ़ते समन्वय के कारण हाल के वर्षों में भारत और जापान के बीच रक्षा आदान प्रदान को बल मिला है। हिंद प्रशांत क्षेत्र, इंडो पैसिफिक क्षेत्र की शांति, सुरक्षा और स्थिरता के मुद्दों पर साझा जो है दृष्टिकोण से इसका महत्व बढ़ रहा है। ये आप जानते हो कि मैंने बार बार इसको बताता हूं कि ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जापान के बारे में अगर बात करते हैं तो यह एक पूर्वी एशियाई देश है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यह 4 मुख्य द्वीपों होन्शु, हिक्काइदो, क्यूशु और सोकोकू के साथ जो है हजारों छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। यहां जापान के बारे में कुछ प्रमुख जानकारी दी गई है। क्या जानकारी है देख लेते हैं थोड़ा सा। तो राजधानी क्या है यहाँ की? टोक्यो भैया। भाषा इसकी जापानी है, मुद्रा इसकी जापानी एन है। ये तीन के तीनों फैक्ट आपके लिए हो जाते हैं क्या? इंपॉर्टेंट। और ये जापान आप यहां पर देख पा रहे होंगे किस तरीके से है, तो ये भी आपके लिए क्या है? जरूरी है। ठीक है, चलिए। हाल ही में नई दिल्ली में भारत जापान रक्षा मंत्री स्तरीय बैठक संपन्न हुई। इस संदर्भ में लिखे कथनों में कौन सा कथन सही है? यहां है नंबर 1, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नई दिल्ली में भारत जापान रक्षा मंत्री स्तरीय बैठक में शामिल हुए। ठीक बात है, बिल्कुल। और रक्षा और सुरक्षा दोनों देशों के बीच संबंधों के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। ठीक है, रणनीतिक मामलों पर बढ़ते समय के कारण हाल के वर्षों में भारत और जापान के बीच रक्षा आदान प्रदान को बल मिला है। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ये अगर आप देखेंगे तो दोनों ही कथन आपके क्या है? सही है। ठीक है, तो यानी कि सी इज द राइट आंसर। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को पूरा करने के लिए अपनी साझा सहमति व्यक्त की है। और ये चर्चाओं में इस पर एक प्रश्न मैंने ऑलरेडी पहले आपको कराया था, फिर से आप कर लीजिए। तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन? पीयूष गोयल। और यूरोपीय व्यापार एवं आर्थिक सुरक्षा आयुक्त कौन? मारो सेफकोविक ने 2025 के अंत तक भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते यानी कि एफटीए को जो है पूरा करने के लिए अपनी साझा सहमति जो है व्यक्त कर दी है। तो ये बड़ी बात है, अपने में अच्छी बात है।
और ब्रुसेल्स में बैठक के बाद, ठीक है, ब्रुसेल्स में बैठक हुई थी, उसके बाद शुक्रवार को जारी आधिकारिक बयान के अनुसार दोनों पक्षों ने आपसी सम्मान की भावना से लंबित मुद्दों को सुलझाने के अपने उद्देश्य को दोहराया है। तो मुक्त व्यापार जो समझौता है इसको क्रियान्वित करने का प्रॉपर से चीजें चल रही हैं। और इसके अलावा 12 से 16 मई को नई दिल्ली में होने वाली अगली बैठक भी शामिल है। इस बैठक में जो है बात की गई है, तो ये बैठक अभी होने वाली है, याद रखिएगा इस पॉइंट को भी। और जब ये बैठक होगी तो इस पर मैं आपको न्यूज बता दूंगा। भारत यूरोपीय संघ FTA डिजिटल ट्रांजिशन का समर्थन कर विविध और मजबूत सप्लाई चेन को बढ़ावा देकर ग्लोबल कॉमर्स की उभरती वास्तविकताओं को दर्शाने की आशंका रखता है। ठीक है, तो दोनों लोग मिलकर के कभी अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। इसके अलावा दोनों पक्षों ने आशा व्यक्त की है कि एक बार संपन्न होने के बाद यह समझौता व्यापक भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी के एक ट्रांसफॉर्मेटिव पिलर के रूप में काम करेगा। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो इस समझौते से व्यापक स्तर पर जो है फायदा देखने को मिलेगा। और ये भारत न सिर्फ जो है EU के साथ जो है अलग अलग संबंध अपने स्थापित कर रहा है व्यापारिक गतिविधि को लेकर, बल्कि अलग अलग जो भी महत्वपूर्ण संगठन है उसके साथ भी भारत अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर रहा है ताकि देश प्रगति मार्ग पर आगे चल सके। ठीक है, चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और यूरोपीय व्यापार एवं आर्थिक सुरक्षा आयुक्त कौन है? मारोस सेफकोविक। अब देखो यही प्रश्न पूछ सकता है कि भाई एक आयुक्त कौन है, तो इनका नाम याद रखिएगा आपको। ठीक है, ने 2025 के अंत तक भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता यानी कि FTA को पूरा करने के लिए अपनी साझेदारी मतलब अपनी साझा सहमति व्यक्त की कि हाँ भाई ठीक है, ये जो हमारा मुद्दा है FTA वाला, इसको हम सुलझाएंगे और प्रॉपर तरीके से इसको क्रियान्वित करेंगे। तो इस बात पर चर्चा हुई है पीयूष गोयल जी से। ठीक है, आगे भारत यूरोपीय संघ FTA डिजिटल ट्रांजैक्शन का समर्थन कर विविध और मजबूत सप्लाई चेन को बढ़ावा देकर ग्लोबल कॉमर्स की उभरती वास्तविकताओं को दर्शाने की आकांक्षा रखता है। बिल्कुल सही बात है, यही बात रखी गई है। तो ये सीधा राइट आंसर। अब देखो ये सब कुछ ऐसे हैं जो फैक्ट नहीं है, ये क्या है? ये कॉन्सेप्ट है, CONCEPT कॉन्सेप्ट है। क्या है ये? कॉन्सेप्ट है। यानी कि इन प्रकार के प्रश्नों को आप तब कर पाएंगे जब आप किसी न्यूज को अच्छे से डिटेल्स में पढ़ेंगे। खाली नॉर्मली फैक्चुअल पढ़ लेंगे तो नहीं होगा काम। मैं फिर से कह रहा हूं, करंट अफेयर्स अब आपको कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है, सिर्फ फैक्चुअल डेटा नहीं पढ़ना है। ठीक है, और ये सारे पॉइंट हैं कि जब आप मुख्य परीक्षा लिखेंगे तो अगर भारत की आर्थिक व्यवस्थाओं के बारे में कुछ प्रश्न आएगा तो ये सारे पॉइंट आप वहां पर अभी लिख सकते हैं कि भाई किस तरीके से सरकार आर्थिक गतिविधि को मजबूत करने के लिए अलग अलग संगठनों के साथ में काम कर रही है। तो ये सारे पॉइंट वहां पर आप लिखेंगे। ओके, चलिए सलाल बांध ये भी चर्चाओं में है। आप जानते होंगे चिनाव नदी पर बने सलाल बांध के सभी गेट बंद कर दिए गए हैं, जिससे रियासी जिले में जलस्तर में उल्लेखनीय गिरावट आई है। आप जानते होंगे सिंधु नदी जल समझौता रद्द कर दिया गया है पहलगाम आतंकी हमले के बाद। इस पर लोग टीका टिप्पणी बहुत ज्यादा कर रहे थे कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, कैसे रुके। सरकार कोई भी कदम उठाने से पहले 10 बार सोचती है, आप ही कहने से नहीं कर देती है कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया और कमेंटबाजी कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कैसे होगा। ऐसा नहीं होता है। सरकार कोई भी कदम होती है, चाहे वर्तमान में कांग्रेस होती है या कोई अन्य पार्टी होती, जो भी पार्टी होती है, अगर ये कहती कि ये सिंधु नदी जो आपका जो समझौता रद्द कर दिया गया है तो वो ऐसे ही नहीं बोल देती, इसकी बहुत बड़ी जो है छाप पड़ती है। तो ये सब बातें सिर्फ ऐसे ही नहीं हो जाती हैं एकदम से, इसके लिए पहले कुछ चीजें सोची जाती हैं, फिर उसके बाद इसको बोला जाता है। ठीक है, और सिंधु नदी जल समझौता जितना आप सोचते होंगे ना इंपॉर्टेंट, उससे कहीं गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिंधु नदी जल समझौता। सिंधु नदी जल समझौता रद्द किए जाने पर पाकिस्तान में हाहाकार मचने वाला है भाई साहब, बहुत बड़ी बात है अपने आप में। ठीक है, इसको आप जब आप डिटेल्स में समझेंगे तब इस पर एक दिन मैं आर्टिकल करा दूंगा अच्छे तरीके से आपको। ठीक है, चलिए वहीं रामबन में चिनाब नदी पर वगलिहार जल विद्युत परियोजना बांध के जल प्रवाह को भी रोक दिया गया है। वहीं भारत अब झेलम नदी के किशन गंगा बांध पर भी इसी प्रकार के कदम उठाने की योजना बना रहा है, यानी कि प्रॉपर तरीके से जो सिंधु नदी जल समझौता था उसको एक तरीके से प्रॉपर तरीके खत्म ही करने का पूरा एक जो है इसका इरादा हो गया है। उत्तर कश्मीर के किशन गंगा बांध और जम्मू संभाग के रामबन जिले में जल विद्युत बांध बगलिहार भारत को जल प्रवाह के समय को नियंत्रित करने की क्षमता प्रदान करते हैं। अब चिनाब नदी चूंकि चर्चाओं में, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। तो चिनाब नदी उत्तर भारत और पाकिस्तान की एक प्रमुख नदी है जो सिंधु नदी प्रणाली का एक हिस्सा है अपने आप में, जानते होंगे। दूसरा उद्गम स्थल क्या है इसका? चिनाब नदी की उत्पत्ति हिमाचल प्रदेश में स्थित बारालाचा जो है जो दर्रा है वहां से होती है, जहां दो नदियां चंद्रा और भागा मिलकर चिनाब का निर्माण करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई साहब, इसको क्या करिएगा याद कर लीजिएगा। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट।
प्रवाह मार्ग क्या है? प्रवाह मार्ग यह नदी जम्मू कश्मीर से होकर बहती है, फिर यह पाकिस्तान की पंजाब प्रांत में प्रवेश करती है और अंततः सिंध नदी में मिल जाती है। लंबाई क्या है? चिनाब नदी की कुल लंबाई लगभग 960 किलोमीटर है और महत्व यह है कि यह सिंचाई और जल विद्युत परियोजनाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में बगलीहार, सावलकोट और पाकल दुल जैसे जल विद्युत परियोजनाएं इसी नदी पर क्या है? बनी है। तो यह भी फैक्ट आपसे पूछ सकते हैं, बताओ ये परियोजनाएं किस नदी पर बनी है? आप कहेंगे सर ये चिनाब नदी पर बनी है। याद रहेगा पॉइंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, आगे भारत पाक जल संधि चिनाब नदी पर भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 की सिंधु जल संधि है के तहत पाकिस्तान को प्राथमिक उपयोग का अधिकार प्राप्त है इस भारत पाक जल संधि जो है इसके मध्य। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ पॉइंट यहां पर दिए गए हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हिमालय क्षेत्र के प्रमुख दर्रे हैं, खूब प्रश्न पूछता है भैया, एक फैक्ट यहां से जरूर पूछेगा। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि तुरंत आज इसकी कॉपी में आप इसको पढ़ लेंगे। तो बारालाचा दर्रा कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। यह चंद्रा और भागा नदियां यहीं से निकलती हैं। याद देखिएगा बारालाचा दर्रा से, जो कि अभी हमने आपको बताया भी कि बारालाचा दर्रा से ही चंद्रा और भागा नदियां मिलती हैं और यही चंद्रा भागा मिलकर के क्या बनाती हैं? आपकी चिनाब नदी बनाती हैं। ठीक है, आगे जोजिला दर्रा जम्मू एंड कश्मीर में है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है जोजिला दर्रा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आपको याद रखना है। आगे रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, कुल्लू और लाहौल स्पीति को जोड़ता है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है, भारत और चीन को जोड़ता है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, भारत तिब्बत व्यापार मार्ग है इससे। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग है। ठीक है, आगे खुर्दुक ला दर्रा लद्दाख में है, दुनिया की उच्चतम मोटरवे दर्रों में से एक माना जाता है। चांगला दर्रा लद्दाख में है, लेह से पेचोंग झील तक मार्ग है। यहां पर बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कौन सा? बोमडिला दर्रा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और सेला दर्रा शायद पहली बार आप सुन रहे होंगे संभवतः इसे, यह सेला दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में। ये सारी दर्रे भैया बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और यहां से प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है, आप जानते होंगे किस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, दो स्थानों को जोड़ता है अपने आप में। चलिए आगे, चिनाब नदी की उत्पत्ति होती है कहां से? अभी हमने आपको बताया बारालाचा दर्रे से, यानी कि ये इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए केवी राबिया का भी हाल ही में निधन हो गया भाई साहब, पद्मश्री पुरस्कार विजेता हैं ये केवी जो है आपकी राबिया। ठीक है, और इनका जो है पूरा नाम क्या था? करीवेफल राबिया। ठीक है, मुस्लिम महिला थी और इनको बचपन में पोलियो हो गया था और उसके बाद उन्होंने व्हील चेयर पर ही अपनी पढ़ाई की, एक बड़े स्तर की पढ़ाई की इन्होंने। उसके बाद उन्होंने सामाजिक दृष्टिकोण से शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक कदम उठाया और पोलियो उन्मूलन में इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है अपने आप में। ठीक है, एक मुस्लिम महिला थी। इसके अलावा जो है सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि पोलियो से पीड़ित होने के बाद व्हील चेयर पर उन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरा किया। इस हौसले को, इस जज्बे को सलाम करना चाहिए और ऐसी महिलाओं से हमें हमेशा प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस प्रकार से वो समाज और देश के काम आती हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको विशेष तौर पर याद रखना। हाल ही में इनका निधन हो गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो है इनके निधन पर दुख व्यक्त किया है। ठीक है, ये बात होती है। अब ये नहीं कि बैठ के इंस्टाग्राम कट चलाइए, ठीक है ना, स्क्रॉल करते रहेगा। ठीक है, ये सब काम कीजिएगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, दुनिया भर के मेकअप देखना, दुनिया भर की ये सब देखना, ये सब कुछ नहीं होगा। मेकअप तो आजकल खा के लड़के लोग भी देखते हैं, कौन सा पाउडर लगाना है बड़ा मामला गड़बड़ चल रहा है। चलिए, अपने आप को कुछ ऐसा बनाइए कि आपके भीतर की सुंदरता कुछ ऐसी हो कि सामने वाला आपसे देखकर आपको मोहित हो जाए, आपको देख करके कि वाह क्या बात है। आपके शब्दों में, आपकी बात करने के तरीके में बात ऐसी होनी चाहिए कि आपसे लोग इतने ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएं कि आपका चेहरा, आपके बॉडी स्ट्रक्चर कैसा क्यों ना हो, लोग आपसे बात करना चाहें, आपसे एक मिनट सजेशन लेना चाहें। तो अपनी सुंदरता को, अपनी खूबसूरती को अपने कैरेक्टर से, अपने जो है विचारों से बेहतर बनाइए, बजाय इसके कि फेयर एंड लवली और बोरोप्लस लगा करके। ठीक है, उससे कुछ नहीं होगा, उससे सिर्फ बीमारियां फैलती हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। चलिए, प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका साहस और दृढ़ संकल्प, विशेष रूप से जिस तरह उन्होंने पोलियो से लड़ाई लड़ी, वह भी बहुत प्रेरणादायक था। बाकी करीवेपिल राबिया के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पूरा नाम इनका करीवेपिल राबिया था। जन्म 25 फरवरी 1966 को वेल्लिकक्काडू मल्लपुरम केरल में हुआ था और निधन उनका हो गया 4 मई 2025 को 59 एज में, मात्र बहुत कम एज की थी और निधन हो गया उनका। ठीक, आगे मुख्य क्षेत्र उनका सामाजिक कार्य, साक्षरता अभियान था उनका। और राबिया ने 14 वर्ष की आयु में पोलियो के कारण चलने फिरने की क्षमता खो दी, लेकिन उन्होंने व्हील चेयर पर बैठकर ही शिक्षा ग्रहण की और दूसरों को शिक्षित करने का भी संकल्प लिया। बड़ी बात है अपने आप में। 1990 के दशक में उन्होंने केरल राज्य साक्षरता अभियान में सक्रिय भूमिका निभाई, विशेषकर मल्लापुरम जिले में। और उसके अलावा 1992 में तिरुरगड़ी में उन्होंने वयस्क साक्षरता अभियान का नेतृत्व किया और जिससे सैकड़ों लोग जो है पढ़ना लिखना सीख सके। बड़ी बात है
कि इन्होंने आज समाज में एक जो है व्यापक साक्षरता अभियान को चलाया और लोगों को शिक्षित करने का प्रयास किया। उन्होंने चलनम नामक संगठन की स्थापना की, जो सतत शिक्षा, स्वास्थ्य जागरूकता और दिव्यांगों की सहायता पर केंद्रित है। बहुत बड़ी बात है अपने आप में, एक महिला जो कि हैंडीकैप थी और उसके बाद उन्होंने इतना काम किया, वास्तव में बड़ी काबिल तारीफ बात है। उनकी आत्मकथा यहां पर लिखी हुई है, ठीक है। सपनों के पंख होते हैं, कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। उनकी अपनी जीवनी है, अपनी आत्मकथा है, ठीक है, सेल्फ स्टोरी है। तो ये उनके बारे में कुछ बातें थी जो आपको जानना जरूरी थी। तो अब बताइए कि हाल ही में प्रसिद्ध समाजसेवी करीवेपिल राबिया का निधन हो गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? नंबर 1, राबिया ने 14 वर्ष की आयु में पोलियो के कारण चलने फिरने की क्षमता खो दी, लेकिन उन्होंने व्हील चेयर पर बैठकर ही शिक्षा ग्रहण की है। बिल्कुल सही बात है, किया उन्होंने। और दूसरों को शिक्षित करने का संकल्प किया, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने चलनम नामक संगठन की स्थापना की थी, बिल्कुल सही बात है। तो ये सारे पॉइंट यहां पर सेम वही है जो अभी हमने पढ़े, यानी कि ये भी सही है और ये भी सही है। तो यानी कि कूट में अगर आप देखेंगे तो पाएंगे सी इज द राइट आंसर। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, अब आपके सामने एक प्रश्न है कि महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गोपाल नाम संगठन या श्री नारायण सभा या सत्यशोधक समाज या फिर महाजन सभा, इसमें से कौन सा एक सही उत्तर है? मुझे इसका आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक। बाकी ये पीसीएस का कोर्स है जो कि हमारा यहाँ पे चल रहा है, फाउंडेशन कोर्स। यहाँ पर आपको प्री प्लस मेंस इंटरव्यू बहुत कुछ दिया जाएगा, इसमें सारी डिटेलिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और सबसे खास बात है कि इसमें जो है आपको सीसैट, हिंदी, ठीक है, अलग से आपका निबंध अलग से, इसके अलावा प्री का पीवाईक्यूज, मेंस का पीवाईक्यूज, डेली टेस्ट सीरीज, आपका बहुत सारी चीजें जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसलिए आप लोग इस कोर्स से जुड़िए। और अगर आप ये कोर्स ले लेते हैं तो आगामी जो आपकी 2026 में जो आपकी आरओ परीक्षा होगी उसको आपको अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप अगर पीसीएस का ले लेंगे बैच तो उससे 2026 नए की जो वैकेंसी आने वाली 2026 में वो भी तैयार हो जाएगा और आपका पीसीएस भी तैयार हो जाएगा। और टेस्ट में आपको जो है रिवीजन के लिए आपको अलग से कुछ भी अलग करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। सारे वीडियो को आप डाउनलोड कर लीजिएगा और 18 महीने तक आप लगातार इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो बाकी बेसिक से पढ़ाया जाएगा, प्री प्लस मेंस इंटरव्यू, तीनों स्तरों की समान तैयारी कराई जाएगी। इस कोर्स को लेने के बाद आपको किसी भी बाहरी स्रोत पर डिपेंडेंसी आपकी नहीं रहेगी। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको मुझे बताई थी। इसके लिए आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट डायरेक्टली मुझसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी आपके लिए मुख्य परीक्षा का प्रश्न है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक माने जाते हैं, इनके बारे में आपको लिखना है। और असहयोग आंदोलन पर आपको जो है टिप्पणी यानी कि शॉर्ट नोट्स आपको लिखना है, ठीक है। ये हो गया आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। बाकी मिलेंगे हम लोग कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिएगा। और मैंने बताया कि वो सही कर लीजिएगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 अप्रैल नहीं बल्कि 3 मई को होता है, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसैट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी। और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।